हेलो स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने आपको समझाया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन पर भी हो सकता है और कर्व लाइन पर भी हो सकता है, लेकिन हमारा स्टडी चल रहा है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसलिए अलोंग स्ट्रेट लाइन का ही हम डिस्कशन करेंगे, जिसको 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला बात इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने लिखा है। जो स्टूडेंट जस्ट 10th पास करके इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट इन तीनों इक्वेशन से वाकिफ होंगे, और जो स्टूडेंट 12th पास करके स्टडी कर रहे हैं वो भी इन तीनों इक्वेशन से वाकिफ होंगे। फिर भी हम 1 से 2 मिनट में इसको रिपीट करना पसंद करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन V = U + ET। जैसा कि आप जानते हैं जितने तीनों इक्वेशन में जहाँ जहाँ U लिखा गया है, U इनिशियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी एट टाइम t = 0। t = 0 हमेशा इनिशियल टाइम को लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी लिखिए या वेलोसिटी एट टाइम t = 0। A जहाँ भी यूज हुआ है A इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट एक्सेलरेशन याद रखते हैं, मत याद रखिए, कितने बार आपको न्यूमेरिकल बनाने में गलती होता है, दिमाग से बातें निकल जाता है। ये तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए कहना जरूरी है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर S के बारे में आप समझते होंगे। S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन 9th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़े होंगे हो सकता है वहाँ पर बुक में डिस्टेंस भी लिखा होगा। तो ये डिस्टेंस तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। ऐसा सिचुएशन आप डील कर रहे हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होता है, तो वहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट लिखें या डिस्टेंस लिखें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता है वहाँ पर यस डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज होता है लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज नहीं होता है, ये समटाइम्स होता है, कभी कभी होता है। तो जो ऑलवेज होता है वो हम बोले ज़्यादा बेहतर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट बोलना ज़्यादा बेहतर है, कभी कभी डिस्टेंस भी होता ही है। अब ये तीनों इक्वेशन जब आपने समझ ही लिया है, पहले से भी समझ ही रहे थे, तो अब इसके प्रूफ की बात हम करते हैं। तो इन तीनों का प्रूफ जो स्टूडेंट 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड से सीखे होंगे। यहाँ भी जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप ग्राफ का डिस्कशन करेंगे तो किसी न किसी रूप में उसके प्रूफ का यूज आपको मिलेगा। बट जो स्टूडेंट 11th का एग्जामिनेशन देने वाले होंगे उनके लिए इसका प्रूफ अब ग्राफ मेथड से नहीं सीखना है, उनको प्रूफ सीखना है कैलकुलस मेथड से। तो अब जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन यूज्ड इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, और इंटीग्रेशन का यूज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ लिया है तो वहाँ पर ये प्रूफ आपको सिखाया गया होगा। कुछ बुक में इसका प्रूफ इस डिस्कशन के बाद समझाया जाता है, कुछ बुक में इसका प्रूफ स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है। फिलहाल हम इसका प्रूफ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब या तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही पढ़ चुके हैं, और जो स्टूडेंट पहले नहीं पढ़ चुके हैं वो लास्ट में पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लास्ट में हम इसका प्रूफ बताएंगे वैसे स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर अगर प्रूफ नहीं हम बताएंगे तो फिर हमें करना क्या है?
इन तीनों इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन सीखना है। तो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन सीखने से पहले मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ, प्रूव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। प्रूव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो स्टूडेंट इसका प्रूफ जानते हैं वो घर पर रिवाइज कर लेंगे। जो स्टूडेंट पढ़े ही नहीं हैं अभी तक वो स्टूडेंट इंतजार करेंगे, उनको कहीं न कहीं दूसरी जगह इसका प्रूफ बताया जाएगा। आगे न्यूमेरिकल डिस्कशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दो तरह की बात होता है। जब आप एक्सेलरेशन का पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रहा है। और जब एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो मतलब होता है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब इसके बाद एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आपको दिया जाएगा तो ये तीन में से कोई एक इक्वेशन यूज करते हुए न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रूव दैट एवरेज वेलोसिटी V average is equal to V plus U/2 for motion with constant acceleration। मोशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये होगा, ये हमें प्रूव करना है। आप एवरेज वेलोसिटी पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट की आप बात करें तो s से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम की बात करें तो t से रिप्रेजेंट कर दिया। इस प्रूफ में ना तो कहीं s दिख रहा है ना तो कहीं t दिख रहा है, मतलब हमें केवल u और v चाहिए। अब आप सोचिए, आपके पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आगे इसको आप लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, जहाँ डिस्प्लेसमेंट है उसके जगह पर लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो t कॉमन लेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो u प्लस हाफ ए टी हो जाएगा। चलिए, इतना देर हमने काम किया तो एक बार तो मिला कि जो प्रूफ में v और u आना है तो v नहीं आ पाया लेकिन u आ चुका है। लेकिन अब अगला स्टेप उठाइए कि ना तो हमें यहाँ एक्सेलरेशन दिख रहा है और ना तो टाइम दिख रहा है, मतलब a इंटू टी को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन और अवेलेबल है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू। इसलिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए टी में ए टी के जगह पर v माइनस यू प्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? u प्लस हाफ और ए टी के जगह पर v माइनस यू। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? u प्लस v/2 माइनस u/2। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u/2 प्लस v/2 इज इक्वल टू v प्लस u/2। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हमने एक बार प्रूफ कर लिया, अगले बार से इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट यूज करेंगे।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूला को यूज करने में स्टूडेंट से अक्सर हाँ गलती भी हुआ करता है। अब मान लो जो न्यूमेरिकल दिया है वहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये फार्मूला हमें लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों? तो ये फार्मूला प्रूफ करने में आपने जो भी इक्वेशन यूज किया है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वहाँ पर अगर ये लगा देंगे तो रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ सावधानी बरतना है। और इसी के साथ हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 अभी हमने देखा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस u बाई। सेकेंड नंबर, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड ईच। एस nth क्या पढ़ेंगे? एस nth, फिफ्थ बोलते हैं ना, सेवेंथ बोलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से एस nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। प्रूव इट, इसको प्रूव करना है। अच्छे से समझें, कुछ स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे nth का क्या मतलब है। nth मीन्स n माइनस n माइनस 1। बड़ा अजीब सा बात लगा होगा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट समझ चुके होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत लग रहा होगा। n माइनस n माइनस 1, इसका क्या मतलब हुआ? इसी को आप ऐसे सोचिए, nth सेकेंड मीन्स, ये जो हमने nth का मतलब लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, nth सेकेंड मीन्स n सेकेंड माइनस n माइनस 1 सेकेंड। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आप कभी बोलते हैं आई रीड इन फिफ्थ क्लास, आप बोलते हैं मतलब अगर 5 क्लास में पढ़ते हैं तब, 5 में पढ़ने वाले बच्चों से पूछिए तो बोलते हैं आई रीड इन फिफ्थ क्लास। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4 क्लास तक वो काम कर चुके हैं, अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। अब उनकी पढ़ाई जो है 4 और 5 के बीच में चल रहा है। तो फिफ्थ जब बोला जाता है तो फिफ्थ का मतलब आप क्या लगाते हैं? फिफ्थ का मतलब लगाते हैं 5 माइनस 4, इन बिटवीन 4 एंड 5। इसी को लिख सकते हैं 5 माइनस 5 माइनस 1। तो जब फिफ्थ लिख रहे हैं तो 5 माइनस 5 माइनस 1। फिफ्थ क्लास मतलब एक सिंगल क्लास है। मेरी बात को अच्छे से समझिए, चूंकि इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में ये काफ़ी यूजफुल चीज़ होता है और स्टूडेंट के बीच काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है। फिफ्थ क्लास इज अ सिंगल क्लास। आई रीड इन फिफ्थ क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि 1 2 3 4 5 सभी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, कोई एक ही क्लास में आप पढ़ते हैं और वह क्लास 4 और 5 के बीच का होता है। 5 आपका उसमें ख़त्म नहीं होता है और 4 आपका ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए आप कहते हैं 4 और 5 के बीच। देखिए, फिफ्थ और 5, आई रीड इन 5 क्लास कहना गलत माना जाता है। क्यों? इसलिए कि आई रीड इन 5 का मतलब क्या होता है कि 1 क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं, 2 में भी पढ़ रहे हैं, 3 में भी पढ़ रहे हैं, 4 में भी पढ़ रहे हैं, 5 में भी पढ़ रहे हैं, सब क्लास में एक साथ पढ़ रहे हैं, सबका एग्जाम एक बार देकर आप पास कर जाइएगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि 5 क्लास की पढ़ाई एक साथ कर रहे हैं और एक ही बार एग्जाम देकर पास कर जाना है, तब आप कह सकते हैं आई रीड इन 5 क्लास। लेकिन अक्सर हाँ ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं आई रीड इन फिफ्थ क्लास। तो ये जो फिफ्थ का मीनिंग हमने आपको एक्सप्लेन किया है, उसी आधार पर आप समझें। फिफ्थ का मतलब 5 माइनस 4 अगर है, मतलब 5 माइनस 5 माइनस 1 है, तो इसी के पैटर्न पर आप समझें तो nth का मतलब हम क्या लिखेंगे? n माइनस n माइनस 1। फोर्थ का मतलब क्या लिखेंगे? 4 माइनस 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने रफ वर्क में आपको समझाया है। जो स्टूडेंट नोट कर रहे होंगे इसको रफ वर्क में नोट कर लेंगे, बाकी इसको मिटा रहे हैं। अब प्रूफ करने से पहले आप समझिए कि एस nth का मतलब हम क्या सोचेंगे? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एस nth इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो यहाँ से एस एन का वैल्यू आप लिखेंगे क्या? तो एस एन इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर।
ये ठीक उसी तरीके का बात है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ t सेकेंड के बदले हम n सेकेंड पुट कर रहे हैं। टाइम हम लोग लेते हैं t सेकेंड, यहाँ पर टाइम ले रहे हैं n सेकेंड। आप चाहें तो अगर t के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ एस टी हो जाएगा, तो एस टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन सारे स्टैंडर्ड बुक एस एन लिखने का प्रयास किया है, तो हमने भी n के टर्म में लिखा है। अब जरा सोचिए एस एन माइनस वन का वैल्यू कितना होगा, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो t का वैल्यू n माइनस वन। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकेंड ये है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को अगर आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। अब यू एन क्या होगा, कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए इंटू टू एन माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस साइन पर आप अच्छे से केयर करें, इसमें से इसको आप माइनस कर रहे थे तो यहाँ पर माइनस आपने लिखा सही है, बट यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए जो नहीं लिखा पाया था। अब सही हो गया है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए, ये कैंसिलेशन के बाद ये बचा है ठीक है, ये बचा ठीक है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए। तो हाफ ए एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ प्लस हाफ ए टू एन, फिर माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हाफ ए आ जाएगा। अब कैंसिलेशन ये जा रहा है, इस कैंसिलेशन के बाद जो रिजल्ट बचा है उस रिजल्ट को यहाँ पर आप नोट कर दीजिए। तो एस एन माइनस वन इक्वल टू यू प्लस टू ए एन वाई टू माइनस ए वाई टू, तो इसी को हम लोग लिखे हैं एस एन एच इक्वल टू यू प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन प्रूव हो चुका है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले आपको अलर्ट क्या करना है ये आप देखें। अलर्ट टिप्स, अलर्ट टिप्स में ये बात ध्यान रखना है कि nth का ये फार्मूला यूज होता है नॉन फ्रैक्शनल सिचुएशन में। नॉन फ्रैक्शनल मतलब फिफ्थ सेकेंड, लेकिन अगर मान लो कि nth फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में दे दिया जाए, जैसे आप इस तरीके से कुछ सोच लीजिए 4.5, जैसे यहाँ फिफ्थ कहा गया तब ये फॉर्मूला वैलिड है, फोर्थ कहा गया तब है फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन कहा जाए फोर्थ एंड फिफ्थ हाफ सेकेंड या फोर्थ हाफ सेकेंड, ऐसा सोचिए, फिफ्थ हाफ सेकेंड ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए ऐसे केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। फिफ्थ हाफ सेकेंड के लिए आप ऐसा मत करेंगे जैसे फिफ्थ सेकेंड है तो n का वैल्यू 5, फोर्थ सेकेंड है तो n का वैल्यू 4, लेकिन फिफ्थ हाफ सेकेंड का मतलब ऐसा कभी ना आप करेंगे कि n का वैल्यू 2.5,
ये पुट नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि अलर्ट टिप्स में आपने दे दिया कि ये यूज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तब क्या करेंगे? ऐसा न्यूमेरिकल ज़्यादातर बुक में नहीं है, लेकिन हमारे कलेक्शन में है। हम ऐसा प्रॉब्लम आपको बताएंगे, इसके बाद किसी न किसी एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे कि अगर ये फ्रैक्शन में है तब कैसे हम सॉल्व करें। तो ये हमारा अलर्ट टिप्स है। सावधान रहें कि जब भी फिफ्थ हाफ सेकेंड लिखा जाए, फोर्थ हाफ सेकेंड लिखा जाए या सेवेंथ क्वार्टर सेकेंड लिखा जाए, वहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। SNH इक्वल टू U प्लस AY2 2n-1 नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होता है। अलर्ट टिप्स इसका नाम हमने इसलिए दिया है कि अलर्ट अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उसमें से 99% स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। आप उस स्टूडेंट में शामिल ना हो, इसलिए मैंने ये टिप्स आपको बताया है। Example 3. A particle starts from rest, covers the displacement x along the x-axis with constant acceleration. With constant acceleration a. Prove that time t equal to a square root 2xy. काफी सिंपल एग्जाम्पल हमने दिया है। 9th क्लास जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे समझ गए होंगे। फिर भी इस एग्जाम्पल को बताने के पीछे मकसद क्या है कि अच्छे और टिपिकल न्यूमेरिकल में हम ये सब रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करते हैं, इसीलिए हमने VVI लिखा है। मैंने कितने बार क्लास में बोला होगा कि जहां मेरा हाथ VVI लिख दे, आप समझ लें कि या तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है वो फार्मूला, या उस फार्मूला का एप्लीकेशन स्टैंडर्ड मानकर यूज किया जाता है, या हमें टाइम को सेव करने में मदद करता है। इसलिए VVI पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान सी बात है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। 3 इक्वेशन में इसी का डिसीजन हमने क्यों लिया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कोरिलेट करने वाला ही इक्वेशन है। V इक्वल टू U प्लस AT, वेलोसिटी टाइम को कोरिलेट करता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर x आ गया है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हमने पुट कर दिया। हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर की अगर बात करें तो अभी टर्म रह रहा है, ये तो 0 ही हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, और t निकालना है तो t स्क्वायर इक्वल टू 2xy, t इक्वल टू स्क्वायर रूट 2xy। मैंने VVI लिखा, कहा इसे आप याद रखें, ना भी याद रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिराइव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने लिख दिया VVI और आपको याद रखना चाहिए, वो फास्ट ब्रेन सर्कुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे रिजल्ट को जब आप याद रखेंगे तो सामान्य स्टूडेंट या मेहनती स्टूडेंट भी हैं वो, अगर इस तरह की आदत उन्हें नहीं है, उनसे आपका ब्रेन फास्ट सर्कुलेट करेगा। तो ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखने से ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स ज़्यादा जानते हैं, बल्कि फिजिक्स आपके दिमाग में ज़्यादा फास्ट सर्कुलेट करेगा दूसरे लोगों के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऐसे रिजल्ट को दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल 3 के बाद एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल A particle starts from rest at constant acceleration a equal to 2 meter per second square. Find displacement covered by the particle in 5 second, 5th second, 5th half second। ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। हमने एक ही साथ इसलिए दिया है कि फर्स्ट नंबर काफ़ी सिंपल है, पुटिंग द डेटा गेटिंग द रिजल्ट। सेकेंड नंबर भी काफ़ी सिंपल है, बट थर्ड नंबर जो है काफ़ी सिंपल नहीं, जो इससे पहले हमने आपको समझाया था अलर्ट टिप्स, उस पर आधारित है।
फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट कभी भी इस डिस्कशन को नहीं पढ़े उनसे गलतियां इसमें होती ही है, लेकिन अगर एक बार क्लास में इस तरह के प्रॉब्लम का डिस्कशन आपने देख लिया है तो शायद आगे से आपको कोई गलती इसमें नहीं होगा। चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन आप देखिए कितना आसान। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब u इक्वल टू 0। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपके पास तीन इक्वेशन अवेलेबल है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट में 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 0, u का वैल्यू 0 प्लस हाफ, a का वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और t का वैल्यू पुट करेंगे 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन सेकेंड में क्या पूछा गया है आपसे, सेकेंड में पूछा गया है फिफ्थ सेकेंड। तो nth सेकेंड का फॉर्मूला आपको याद होगा, s nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो s nth इक्वल टू 0 प्लस a बाई 2, a बाई 2 a का वैल्यू 2 पुट कर दिया हमने, बाई 2 n के जगह पर फिफ्थ सेकेंड लिखा है तो 5 माइनस 1, ये कितना हो गया 10 माइनस 1 9 मीटर। आप खुद देखें 5 सेकेंड में 25 मीटर और फिफ्थ सेकेंड में 9 मीटर। यहाँ पर nth के जगह पर हम लोग 5th मतलब फिफ्थ, ये फिफ्थ लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड ये हो गया। ये फॉर्मूला nth सेकेंड के लिए है, बट n के जगह पर हम जब 5 रखेंगे तो वह फिफ्थ के लिए बन जाएगा। थर्ड नंबर फॉर्मूला देखें, थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखें। थर्ड नंबर प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप ऐसे समझें, गलतियां क्या होती है ये देखें। ज़्यादातर स्टूडेंट गलती इसमें ये करते हैं कि पुट n इक्वल टू 2.5 और कैलकुलेट क्या करते हैं, s फिफ्थ हाफ इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, 0 प्लस 2 बाई 2 इंटू 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 1 4 मीटर। ये आंसर हो गया। बट अलग टिप्स में हमने बताया था ये फार्मूला ही इसके लिए वैलिड नहीं है, इसलिए जो हमने सॉल्व किया है ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट डिसीजन ये होगा कि यस फिफ्थ हाफ। तो फिफ्थ हाफ को पहले समझिए है क्या, हाफ सेकेंड का इंटरवल लीजिए, t इक्वल टू 0 से आप शुरू कीजिए, t इक्वल टू 0, हाफ 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 4 टाइम्स आपने लिखा, ये 5 टाइम्स हाफ है। इसको हम लोग बोलेंगे 5 हाफ। क्या बोलेंगे, 5 हाफ। और फिफ्थ हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हाफ एंड 5 हाफ के बीच में। देखिए फिफ्थ हाफ मीन्स 5 हाफ माइनस 4 हाफ। अब इस आधार पर जब आप सोचेंगे तो ये 5 हाफ माइनस 4 हाफ, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 हाफ का टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 हाफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 सेकेंड, और 4 हाफ जब लिखेंगे तब यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये आपका हो जाएगा 2 सेकेंड। मतलब हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए
फिफ्थ हाफ में मतलब 2.5 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से 2 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे तो ये रॉन्ग सॉल्यूशन के बाद करेक्ट सॉल्यूशन होगा। और ये करेक्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हुआ। सॉल्यूशन तो अब स्टार्ट करने ही जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपने सीखा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दें। फिफ्थ हाफ मीन्स 5 हाफ माइनस 4 हाफ। तो 5 हाफ का मतलब 2.5 सेकेंड और 4 हाफ का मतलब 2 सेकेंड। तो यहाँ पर 2 सेकेंड जो हमने लिखा है, यहाँ से भी आप देखिए 5 हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ सेकेंड आप 5 टाइम्स जोड़िए तो कितना होगा 2.5 सेकेंड और 4 टाइम्स जोड़िए तो कितना होगा 2 सेकेंड। अब आगे इसके सॉल्यूशन पर अब आप देखें सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जब हमने सिखा दिया तो कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। तो एस फिफ्थ हाफ इक्वल टू एस 5 हाफ माइनस एस 4 हाफ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 2.5 सेकेंड, इसका मीनिंग हमने समझाया है, और इसका मतलब 2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें पुट करना है t का वैल्यू 2.5, और ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें पुट करना है t का वैल्यू 2। अब उसके हिसाब से जो वैल्यू आता है पुट करेंगे। u तो 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो रख क्या गया हाफ ए t के बदले 2.5 का स्क्वायर माइनस हाफ ए 2 का स्क्वायर। हाफ ए कॉमन 6.25 माइनस 4, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू 2, 6.25 माइनस 4 कितना होगा 2.25। तो यस फिफ्थ हाफ इज इक्वल टू 2.25 मीटर। Example number 5. A particle starts from one end of a rod with a speed u. एक रॉड है, इसके 2 एंड हम कंसीडर करते हैं, एंड ए ये हो गया, एंड बी ये हो गया। अब कोई पार्टिकल इस रॉड के अलोंग चल रहा है, ये जिस समय स्टार्ट करता है उस समय स्पीड इसका u था। u का कुछ वैल्यू दिया भी जा सकता है 20 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ भी। लिखता है कि विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही चल रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखकर आपको हमेशा इशारा किया जाता है कि आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, एंड रीचेज द अदर एंड ऑफ द स्ट्रेट रॉड, स्ट्रेट रॉड के दूसरे एंड पर पहुंचता है v वेलोसिटी से। तो v वेलोसिटी से दूसरे एंड पर अगर पहुंचता है तो फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट वाज एट मिडिल ऑफ रॉड। रॉड के मिडिल पर इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो रॉड के मिडिल पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो इस वेलोसिटी, इस पॉइंट को, मिडिल ऑफ द पॉइंट को, मिडिल ऑफ द रॉड को सी पॉइंट में दिया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको भी मिड लिख लें या भी सी लिख लें, एक ही बात है, हमें ये कैलकुलेट करना। अगर ये रॉड स्ट्रेट है तो कितना लेंथ है ये तो नहीं दिया है, लेकिन ये तय है कि अगर टोटल लेंथ ये अगर x ले लेते हैं तो ये हाफ x होगा, और अगर टोटल लेंथ 2x ले लेते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये x हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा। अब यहाँ से A से C के लिए सोचें तो एक पार्ट हो गया, और C से B के लिए सोचें तो दूसरा पार्ट हो गया।
AC पार्ट की अगर बात करें तो AC पार्ट में A इनिशियल हो गया और C फाइनल हो गया। अब यहाँ पर AC पार्ट में इनिशियल A है, फाइनल C है, तो आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, VC² = VA² + 2AS। देखिए यहाँ पर UA लिख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी एट A, चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो VC² UA² + 2AS। AC पार्ट, जो डायग्राम में AC पार्ट देख रहे हैं आप, तो AC पार्ट में A स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग पॉइंट का वेलोसिटी U दिया हुआ है और C पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है, ना तो A मालूम है ना तो S मालूम है, लेकिन S को हमने x मान लिया है। AC पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है, तो AC को हमने x कंसीडर कर लिया है, दिया हुआ नहीं है। तो ये एक इक्वेशन हमारे लिए हो गया VC² = U² + 2AX। लेकिन अब वही काम अगर CV पार्ट में करें, AC पार्ट में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, CV पार्ट में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि पूरे रॉड के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर CV पार्ट x हमने कंसीडर कर लिया, CV = x ले, तो CV पार्ट को x अगर हमने कंसीडर कर लिया है, तो इसका इक्वेशन जब यूज करेंगे तो VB² = VC² + 2AX। B पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, V दिया हुआ है, तो V², VC² का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो VC² कैलकुलेट करना है, VC² = V² - 2AX। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो दिया हुआ है, हमें जो कैलकुलेट करना है VC का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए VC को एलिमिनेट नहीं करेंगे। हमें कैलकुलेट नहीं करना है A, हमें कैलकुलेट नहीं करना है X, इसलिए इसको एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 पर जब नजर आप देंगे, सही से देंगे नजर, तो ये प्लस में जितना है उतना ही ये माइनस में है। तो क्लियर लग रहा है कि 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो 2VC² हो जाएगा और ये V² + U² हो जाएगा, -2AX और +2AX का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से VC = √U² + V² / 2। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट हमने लाते के साथ यहाँ VBI लिख दिया। तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट की तरह इस फॉर्मूला को आप याद भी रख सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली इसको यूज भी करते हैं। भूल भी गए बहुत बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये सब रिजल्ट को स्टैंडर्ड मानकर यूज करना चाहिए, इसलिए इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। और प्रूव दैट Vmid = U² + V² / 2। लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले आपको सावधान क्या रहना है, इसके लिए अलर्ट टिप्स क्या है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, बट ये फॉर्मूला तभी आप लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अदरवाइज इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है।